किया था अपवाह तंत्र, वर्गीकरण लिखा दिया था ना आपको। चलो आज एक नंबर डालते हुए इसमें आपको लिखना है आंतरिक अपवाह तंत्र। 3 अपवाह तंत्रों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हेडिंग लिखनी है आपको आंतरिक अपवाह तंत्र। ब्रैकेट में लिखना आपको 60%। एक पॉइंट लिख दो इसमें। राजस्थान में कुल अपवाह तंत्र में कुल अपवाह तंत्र में सर्वाधिक आंतरिक अपवाह तंत्र है। कुल अपवाह तंत्र में सर्वाधिक आंतरिक अपवाह तंत्र है। राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है इसमें सबसे ज्यादा जो भाग है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं एक नदी के साथ में। एक नंबर डालते हुए लिखो घग्गर नदी। घग्गर नदी अब गौर करो, जितना भी टॉपिक है यही मेरे साथ याद करना है आपको। मैं आराम से बेसिक पूरी नदी समझाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा और बाद में ही हम लिखेंगे। तो गौर करना, साथ साथ में याद आपको करना है। कोई भी नदी आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको 3 बातों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें एक तो नाम आता है उद्गम स्थल। अधीनस्थ बोर्ड आजकल क्या कर रहा है, 4 नदियों का नाम दे देगा और सामने लिखेगा उद्गम स्थल। फिर आपसे पूछेगा कि इसको मिलान करो, जैसे बनास नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी, साबरमती नदी, सामने उद्गम स्थल, आपस में इनका मिलान करवाना। तो कोई भी नदी हम पढ़ेंगे ना तो उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, उद्गम स्थल कहाँ पर है। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें ट्रिब्यूटरी सिस्टम, या नाम आता है प्रवाह क्षेत्र। वो नदी बहती कौन कौन से जिलों से संबंधित है वो ध्यान में रखना है। तीसरा उस नदी से रिलेटेड हमें ध्यान में रखना है समापन स्थल। वो नदी अपना जल अंतिम रूप से कहाँ समाप्त करती है। अगर जरूरी होगा तो हम पढ़ेंगे कुल लंबाई, क्योंकि सभी नदियों की लंबाई हमसे याद नहीं होगी। 5-7 नदियों की लंबाई है वो हम ध्यान में रहेंगे। इसके बाद में आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगे उपनाम। कोई ना कोई नदी है उसको उनके ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। और फिर लास्ट में उस नदी से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे विशेष। कोई बांध है उसके किनारे, कोई सभ्यता है, कोई स्पेसिफिक नाम वगैरह है उस रूप में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें कौन सी नदी की, घग्गर नदी। कहा जाता है कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो एक पहाड़ी से होता है जिसे नाम देते हैं शिवालिक पहाड़ी। वैसे ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। जब आप हिमालय पर्वत पढ़ते हो ना तो सबसे पहले ऊंचाई ऊंचाई पर एक पर्वत श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम से जस्ट नीचे लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर बनिहाल, फिर चलते चलते लास्ट पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, शिवालिक। तो इस यहाँ पर अपने राजस्थान जीके में इसको शिवालिक पहाड़ी बोलते हैं। और वैसे एक ये लंबी पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पहाड़ी, और ये शिवालिक पहाड़ी है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे अगर इसका प्रॉपर स्थान और देखें तो शिवालिक पहाड़ी के पास में एक स्थान है कालका।
और ये जो काल का स्थान है वो कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये बिठाना है कि हम घग्गर नदी पढ़ने जा रहे हैं। उद्गम है इसका शिवालिक पहाड़ी, काल का स्थान हिमाचल प्रदेश। उद्गम के बाद में हमने पढ़ा है कि हम पढ़ेंगे इसका प्रवाह क्षेत्र, यानी ये नदी बहती कहाँ कहाँ पर है। प्रवाह क्षेत्र हम दो रूपों में पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान से बाहर है, इसका मतलब एक प्रवाह तो पढ़ेंगे हम राज्यों के संदर्भ में, यानी राज्यों में कौन कौन से में प्रवाहित होती है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं भारत के संदर्भ में। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो प्रवाह हम पढ़ेंगे वो राजस्थान के संदर्भ में। अगर एक नदी आप अच्छे से समझ लोगे तो आप खुद भी आराम से आसानी से इनको पढ़ सकते हो, तरीका आपके पास में आए। प्रवाह क्षेत्र में राज्यों के संदर्भ में सबसे पहले ये जिस राज्य से उद्गम होती है वो कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ये आगे निकलेगी तो इसकी एक जलधारा है वो चली जाती है पंजाब में, जबकि बड़े रूप में ये आगे बढ़ती है कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा के बाद में ये अपने राज्य में आती है राजस्थान। यानी घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, हरियाणा 3 और राजस्थान 4। पूछ सकता है क्योंकि थोड़े दिनों पहले इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा था उन्होंने, तो इस नदी से भी रिलेटेड पूछ सकता है। फिर राजस्थान के संदर्भ में तो पहले तो लगभग 10-15 दिन पहले तो ये 3 जिलों में बहती थी, फिर भजनलाल जी ने थोड़ा संशोधन कर दिया इसमें। वर्तमान में कितने जिलों में? ये 2 जिलों में, जिसमें सबसे पहले तो जिले का नाम आता है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में सेकंड नंबर पर जिले का नाम आता है श्री गंगानगर। यानी ये राजस्थान के 2 जिलों से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती है। अगर आपसे पूछे कि समापन स्थल, अब गौर करना, इसका जो समापन स्थल है इसकी 3 दशाएं देखने को मिलती हैं, और तीनों रूपों में बड़ी एग्जामों में तो क्वेश्चन पूछा गया है। गौर करें, जैसे सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे सामान्य वर्षा, अगर नॉर्मल वर्षा हुई है तो इसका समापन होता है बटनेर दुर्ग, और बटनेर दुर्ग है कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं सामान्य से अधिक वर्षा, सामान्य से अगर अधिक वर्षा हो रही है तब इसका जल पहुंच जाता है 2 शहरों के आसपास, जिसमें एक तो नाम आता है सूरतगढ़ और दूसरा नाम आता है अनूपगढ़। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये दोनों के दोनों शहर हैं कौन से जिले में? श्री गंगानगर में। अगर आपसे पूछे सामान्य से अधिक वर्षा होने पर घग्गर नदी से रिलेटेड अंतिम समापन स्थल होगा तो आप बताओगे सूरतगढ़ और अनूपगढ़। अगर हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी बनती है इसकी अतिवृष्टि होने पर। अतिवृष्टि का मतलब है बाढ़ की स्थिति होने पर, तो अतिवृष्टि की दशा में इसका जल पहुंच जाएगा फोर्ट अब्बास, और ये फोर्ट अब्बास जो स्थान है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। पहले कम से कम ये तीनों बातें यही याद करो, घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी, काल का स्थान हिमाचल प्रदेश, प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान के संदर्भ में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। समापन सामान्य वर्षा होने पर बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। सामान्य से अधिक सूरतगढ़ और अनूपगढ़, श्री गंगानगर। और अतिवृष्टि की कंडीशन होने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। समापन स्थल के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर नेसेसरी है तो हम पढ़ेंगे कुल लंबाई। लंबाई आपको 8 से 9 नदियों की कम से कम याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल की एग्जाम में क्वेश्चन एक तो जल ग्रहण के आधार पर अवरोही और आरोही क्रम पूछ रहे हैं,
एक प्रतिशत के आधार पर पूछ रहे हैं और एक लंबाई के आधार पर। ये तीनों शानदार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसकी लंबाई याद करना बहुत इजी है। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत संख्या लिखें 4, इधर हमने लिख दिया 5 और बीच में लिख दिया 6। बीच में 6 लिखना है, 4, 5 और 6, यानी लगभग लंबाई कितनी, 465 किलोमीटर। तो उद्गम, प्रवाह, समापन और कुल लंबाई, यही मैंने बताई थी आपको। अब अगर हम बात करते हैं, एक नाम आता है इससे रिलेटेड उपनाम, जो अपनी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कई नदियों के बारे में। जैसे आता है कि वन की आशा कहा जाता है बनास नदी, वन की आत्मा किन्हीं कहें, कोई क्वेश्चन आयो। वन की आशा भी बनास को बोलते हैं और वन की आत्मा भी। वर्णांसा नदी बनास को, विशिष्ट नदी बनास को। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या हैं, तो गौर करें। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे प्राचीन नाम, घग्गर नदी प्राचीन एक नदी का नाम आता है सरस्वती, उसी के पेटे में बहती है, इसलिए प्राचीन रूप में इसको क्या नाम दिया जाता है, सरस्वती नदी। पुराने जमाने में ये आती थी तो सर्वाधिक बाढ़ वगैरह लेकर आती थी, इसलिए इसको एक उपनाम ये भी देते हैं, राजस्थान का शोक। इसे ही नाम दिया जाता है द्वेष दत्ती नदी। इसे ही नाम दिया जाता है नट नदी। इसे ही नाम देते हैं मृत नदी। इसे ही नाम दिया जाता है वाहिंदी नदी। इसे ही नाम देते हैं सोतर नदी। प्राचीन नाम सरस्वती, राजस्थान का शोक, द्वेषदती, नट नदी, मृत नदी, वाहिंदी नदी, सोतर नदी। कोई और नाम आपके ध्यान में हो? आधी खारी आधी मीठी कैसे हो गए ना, वो तो अलग है, वो तो प्रवाह क्षेत्र है। नाली ये नदी के नाम नहीं है, प्रवाह क्षेत्र है। जैसे हम कातली नदी पढ़ते हैं ना, तो तोरावाटी और बीड़, बीड़ झुंझुनों में कातली नदी मैदानी भाग का निर्माण करती है, तो वो नाम नहीं है, वो प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते हो बीहड़ क्षेत्र, तो बीहड़ चंबल का नाम नहीं है, चंबल को तो नित्यवाहिनी, राजस्थान की कामधेनु, ऐसे नाम आते हैं। तो इसके उपनाम में मेरे हिसाब से मैक्सिमम ही इतने ही है। प्राचीन नाम सरस्वती, राजस्थान का शोक, द्वेषदती, नट नदी, मृत नदी, वाहिंदी नदी और सोतर नदी। फिर हाँ बिल्कुल, ये नाम पंजाब के आसपास ये नाम भी आता है, इसको चौतांग नदी नाम दिया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, फिर नाम आता है इससे रिलेटेड विशेष। एक बार आप इनको दोबारा सुनना फिर लिखना, फिर विशेष एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। घग्गर नदी उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी, काल का स्थान हिमाचल प्रदेश। प्रवाह है राज्य के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में मानगढ़ और गंगानगर। समापन स्थल सामान्य वर्षा होने पर तो बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। सामान्य से अधिक वर्षा सूरतगढ़ और अनूपगढ़। अतिवृष्टि पोर्ट अब्बास। कुल लंबाई, उपनाम प्राचीन नाम राजस्थान का द्वेषदती, नट नदी, मृत नदी, वाहिंदी नदी, सोतर नदी और चौतांग नदी। अब विशेष में जैसे मैं पहला पॉइंट आपसे पूछूं, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसे अंतरराष्ट्रीय नदी कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, घग्गर नदी। बंद हो गई।
राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, घग्गर नदी, क्योंकि ये भारत के अलावा कई दफा कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी। दूसरा क्वेश्चन, सबसे शानदार क्वेश्चन, गौर करना। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, एकमात्र नदी। जब आप राजस्थान को देखोगे तो उत्तर दिशा से और कोई भी नदी नहीं है जो राजस्थान के अंदर आती है। ये हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करेगी टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। यहां से प्रवेश करने के बाद में हनुमानगढ़, गंगानगर, और फिर ये चली जाती है पाकिस्तान। पहले आप इतना लिखो, फिर मैं आगे इनको बताता हूं। हेडिंग लिखनी है आपको घग्गर नदी। सबसे पहले लिखना है आपको उद्गम स्थल। उद्गम स्थल लिखो शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी। कालका स्थान। कालका स्थान हिमाचल प्रदेश। फिर लिखना है परवाह क्षेत्र। परवाह क्षेत्र। पहला लिखना है राज्यों के संदर्भ में। आगे लिखना है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नेक्स्ट लिखना है राजस्थान के संदर्भ में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, समापन स्थल सामान्य वर्षा। आगे लिखना है भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, सामान्य से अधिक वर्षा। सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, 'अतिवृष्टि'। आगे लिखना है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। फिर लिखना है कुल लंबाई 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर। उपनाम। आगे लिखो प्राचीन नाम सरस्वती नदी। फिर लिखना है राजस्थान का शोक वेशदती नदी। नट नदी, मृत नदी, वाहिंदी नदी, सोतर नदी, चौतांग नदी।
तो लिख लिए होंगे आपने। आगे लिखना आपको विशेष ये आप थोड़ी देर के लिए एक पर्वत श्रेणी या पहाड़ी समझो। शिवालिक पहाड़ी, और शिवालिक पहाड़ी है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। अभी भी कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक सामने देखो। दोबारा इस नदी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप मेरे साथ आराम से ध्यानपूर्वक इसको समझ पा रहे हो। अगर हम बात करते हैं, ये जो स्थान है, ये जगह का नाम आता है कालका, और वहां पर एक मंदिर भी बताते हैं, कालका माता मंदिर, कालका स्थान। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, यानी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये नदी का ही स्वरूप है इस रूप में। कालका हिमाचल प्रदेश से, यहाँ से ये नदी फिर सेकेंड जो स्टेट है पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में जब अत्यधिक तेज वर्षा होती है तो ये एक स्थान पर पहुंच जाती है, और वो कौन सा है? फोर्ट अब्बास। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि ये पाकिस्तान के बाहर वाला स्थान है, और ये जगह हो गई फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास स्थान पाकिस्तान में। अगर हम बात करते हैं स्टेट के रूप में, तो सबसे पहले यहाँ पर आप मानो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा। अब गौर करना, हरियाणा में जैसी ये नदी प्रवाहित होती है, हरियाणा में इसके किनारे यहाँ पर एक झील है जिसका नाम आता है ओटू झील। कौन सी झील है? ओटू झील। इस ओटू झील को ये जलापूर्ति करती है। ओटू झील से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक सभ्यता है जिसे नाम दिया जाता है बनावली सभ्यता, या कई बार इसका नाम बनवाली सभ्यता नाम आता है। ये सभ्यता भी कहाँ पर है? हरियाणा में। इसके बाद में अगर हम बात करें, आप यहां से मानो राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश एक जगह का नाम आता है टीबी तहसील, और टीबी तहसील है कहाँ पर? हनुमानगढ़। तो विशेष में पहला पॉइंट लिखो आप, घग्गर नदी, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश टीबी तहसील, टीबी तहसील हनुमानगढ़, टीबी तहसील हनुमानगढ़ से माना जाता है
टीबी तहसील हनुमानगढ़ से माना जाता है। अब गौर करो, जैसे ही ये आगे बढ़ती है हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक झील है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जिस झील को जलापूर्ति करती है उस झील का नाम आता है तलवाड़ा झील। ध्यान रखना, तिलवाड़ा ये तो बाड़मेर में है और तलवाड़ा झील कहाँ पर है? विशेष में दूसरा पॉइंट लिखो, घग्गर नदी तलवाड़ा झील, घग्गर नदी तलवाड़ा झील ब्रैकेट में हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील ब्रैकेट में हनुमानगढ़ को जलापूर्ति करती है, को जलापूर्ति करती है। अब जैसे ही आप तलवाड़ा झील से आगे बढ़ोगे, यहाँ पर नदी तो है ऊंचाई पर और हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन है गहराई में। यानी नदी का पेटा का मतलब होता है तल, वो तो ऊंचाई पर है और हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन है वो गहराई में। तो जैसे ही तेज बारिश होगी या पानी का बहाव होगा, वो इकट्ठा सबसे पहले कहाँ होगा? हनुमानगढ़ में। गौर करें, क्वेश्चन कई बार नॉर्मल सा पूछ लेता है कि जब शिवालिक पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ सर्वप्रथम कहाँ आएगी? हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन इस नदी पेटी के नीचे स्थित है। अगला पॉइंट लिखो, शिवालिक पर्वत श्रेणी में, शिवालिक पर्वत श्रेणी में तेज वर्षा होने पर, शिवालिक पर्वत श्रेणी में तेज वर्षा होने पर बाढ़ सर्वप्रथम हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन, हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन, हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन पर आती है, पर आती है, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन का, जिसका मुख्य कारण हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन का नदी पेटे तल के, हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन का नदी पेटे तल के नीचे स्थित होना है, नदी पेटे तल के नीचे स्थित होना है। रटना कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जब शिवालिक पर्वत श्रेणी में तेज वर्षा होती है तो बाढ़ सर्वप्रथम कहाँ आएगी? हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन में। अब जैसे ही आप इस हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन से आगे बढ़ोगे, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक फोर्ट है, एक दुर्ग है और इसे नाम दिया जाता है बटनेर दुर्ग। ध्यान रहे, राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? बटनेर दुर्ग। राजस्थान का वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, बटनेर दुर्ग।
राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमण तारागढ़, जिसको अजय मेरू दुर्ग के रूप में जाना जाता है, इस बटनेर दुर्ग पर अटैक किया था 1398 ईस्वी में, और आक्रमणकारी का नाम आता है तैमूरलंग। कहते हैं कि इसके आक्रमण इतना भयंकरकारी था कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया है। सर ने लिखा दिया होगा आपको, ये 1398 के लगभग। बटनेर दुर्ग से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर हनुमानगढ़ में 3 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। तो पहले तो ये एक पॉइंट के रूप में लिख लो, आगे आपको लिखाने की जरूरत है नहीं। लिखो, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग स्थित है। बटनेर दुर्ग स्थित है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, इस नदी के किनारे 3 सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये आपको अच्छे से आता है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? उत्खनन का कार्य बीके लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता में क्या मिला है? 10 बातें। जोते हुए खेत के अवशेष 1, लकड़ी की नालियां 2, समकोण आकृति पर काटती हुई सड़कें 3, जोते हुए खेत के अवशेष लिखा दिए होंगे, भूकंप के साक्ष्य 4। ठीक ठीक, 10 बातें आपको आनी चाहिए। ये तरीका है पढ़ने का। आपको हकीकत बता रहा हूं, आप कोई भी सभ्यता पढ़ो ना, सबसे पहले तो उसकी खोज, उत्खनन करता कहाँ है, किस नदी के किनारे, फिर आराम से बैठकर 10 बातें। 10 अगले से पूछोगे तू गणेश्वर की 10 बात बता दे, मैं तेरे को हाड़ की 10 बता देता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, 4-5 ये नाम है, 40-45 पॉइंट बनते हैं, और वो तभी याद होंगे जब आप इनको याद करोगे। बेराट सभ्यता की खोज किसने की? उत्खनन का कार्य पढ़ लिया ना आपने, तो याद भी करो। तो देखो, एक छोटा सा तरीका मैं बताऊं। एक नाम आता है, कौन सी सभ्यता? आपने मारवाड़ी में कहा कि आप बेरो लगाऊंगा, वो के काम करे। बेरो का मतलब पता ही तो लगाना होता है। पुराने जमाने से सोनी पर एक सीआईडी आता है, अगर आपने देखा होगा। सीआईडी में निश्चित है, आते ही सबसे पहले कोई गेट है, उसके बाहर कोई व्यक्ति घूमने आ रहा है या दूध वाला है, वो 3-4 रोज से दूध की थैली वहीं पर इकट्ठा देखता है। फिर उसको शक होता है कि भाई जो मकान मालिक है वो 3 रोज से गए कहाँ। चौथे दिन उसको अचानक छोटी मोटी कोई दुर्गंध सी आती है, वो सीआईडी को फोन करता है, सीआईडी वाले आते हैं। सीआईडी वाले आते ही देखते हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजे के लिए किसको तैयार करते हैं? वो तो पुराने जमाने से फेमस है। यानी उसके अंदर, घर के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले दरवाजा कौन तोड़ता है? अब जैसे ही दया ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि सामने तो क्या है? लाश है। तो चारों तरफ ये सीधा एक सीरियल रोज यही बनता है उसमें। अब चारों तरफ से 3-4 वो खड़े हो जाते हैं। पहले कहते हैं कि ये मर गया है, दूसरा कहता है कि हाँ मेरे को भी लग रहा है ये मर गया। थोड़ी देर के बाद में वो नीचे बैठते हैं, एक देखता है कि इसके गले पर है वो नीला रंग हो गया है। इसका मतलब ये खुद नहीं मरा है, जहर दिया गया है।
फिर वो चेक वगैरह करते हैं उसमें। अब देखो, बेरा का मतलब बेराट, बेराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। उत्खनन का कार्य लाश के आगे के लगा दो, कैलाशनाथ दीक्षित, और नीला पड़ गया नीलरतन बनर्जी, हो गया। मतलब बेरा का मतलब तो विराट सभ्यता, दया आ गया, लाश आ गए, नीला आ गया। यहां पर बात तो ये हो गई। अब आपको याद करनी है 10 बातें। तरीका है ये पढ़ने का, 10 बातें याद करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, सर लिखा रहे हैं आपको कंप्लीट है, लेकिन 10 आपको आनी चाहिए कि विराट सभ्यता में जो जिस दिन आप आपस में 10-10 बातें बताने लग जाओगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब गौर करें, यहां पर 3 नाम है, जिसमें एक नाम तो आता है कालीबंगा, एक पीली बंगा, और एक नाम आ गया रंगमहल। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, ये नदी है वो हनुमानगढ़ को पार कर जाती है, और कौन से जिले में आ जाएगी? श्री गंगानगर में। जैसे ही गंगानगर में पहुंचती है, इसके किनारे यहां पर एक शहर है, सूरतगढ़ शहर। सूरतगढ़ से हम आगे चलते हैं, यहां पर शहर हो गया कौन सा? अनूपगढ़ शहर। 2 पॉइंट और लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखो, कालीबंगा सभ्य, काली, एक मिनट सुनो भाई, घग्गर नदी के किनारे, नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे प्रमुख सभ्यता क्रमशः है। घग्गर नदी के किनारे प्रमुख सभ्यता क्रमशः है कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल प्राप्त हुई हैं। रंग महल प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ शहर, अनूपगढ़ शहर स्थित हैं। सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ शहर स्थित हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली, उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी है। अगला पॉइंट, यह है अंतर्राष्ट्रीय नदी, यह है अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, अर्थात भारत तथा पाकिस्तान दो देशों में प्रवाहित होती है। दो देशों में प्रवाहित होती है। एक नाम लिखना आपको, नाली, नाली। इसके आगे लिखो, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, श्री गंगानगर व
हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है तथा पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। ध्यान रखना, जब पशु संपदा पढ़ते तो नाली एक भेड़ की भी नस्ल है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए आपको लिखना है काठी या बग्गी क्षेत्र। काठी या बग्गी क्षेत्र लिखो। गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा प्रवाहित उपजाऊ भाग, घग्गर नदी द्वारा प्रवाहित उपजाऊ भाग क्या नाम लिखा था? काठी या बग्गी क्षेत्र। काठी या बग्गी क्षेत्र कहलाता है जो कपास चावल, काठी क्षेत्र कहलाता है। यहां तक तो लिख दिया होगा आपने, पर मेरी याद रख बोलते हो तो था नहीं, पूछो मैं दोबारा देखना भाई। काठी या बग्गी क्षेत्र, इसके आगे लिखा है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा प्रवाहित उपजाऊ भाग काठी या बग्गी क्षेत्र कहलाता है। आगे की फिर जो कपास चावल गन्ना उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और तो इसमें कौन से बातें हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। लंबाई बता देना। एक और लिखो इसमें, राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई, राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। अब अगर आपने ढंग से मेरी बात सुनी है तो एक बार अगर आप घर जाकर ये नदी पढ़ लोगे ना तो एग्जाम तक ही याद करने की जरूरत नहीं है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको ये डायग्राम बना लेना है और कंप्लीट है। जब पढ़ने बैठो ना तो पहले डायग्राम को समझना, फिर आप पढ़ो। सबसे पहले घग्गर नदी, एक ये भी लिखा है ना आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी है, ये भी लिखो इसमें। लिखो, यह है आंतरिक अपवाह की, यह है आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी है। यह है आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान कर लेना, अगर पूर्णतः शब्द आ जाए तब आप कौन सी नदी करोगे? कांतली नदी। अब एक बार आप सामने देखो,
रटने वाली वो तो बाद की बात है, अपने समझ में क्या आया वो देखें। सबसे पहले घग्गर नदी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको तीन बातें आनी चाहिए। उद्गम कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी, कालका, हिमाचल प्रदेश। प्रवाह है कितने राज्य? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान में कितने जिले? हनुमानगढ़। राजस्थान में प्रवेश टीबी तहसील। पूछेगा, गौर करना, चार नदियां देगा और राजस्थान में प्रवेश स्थान घग्गर देगा, एक देगा माही नदी, एक देगा चंबल नदी और एक नाम देगा टफ नदी। टफ नदी नहीं है, टफ नाम देगा, जैसे गंभीरी नदी। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आप में से एक दो ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे थे, वो खनिज वाले आप पढ़ रहे थे ना, तो खनिजों में तीन तो जगह मिल जाएंगे आपको। एक ऐसा शब्द मिलेगा जो मेरा लिखाया हुआ नहीं मिलेगा। समझ रहे होगे मेरी बात? तो आप उस दौरान आपको थोड़ा गौर खुद पर करना है कि जब तीन सेम आ गए ना, तो ऑटोमेटिक ही चौथा वो क्षेत्र चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, वो अपने आप उसके साथ में जुड़ गया। समझते रहो ना मेरी बात? जैसे आप तीन नदियों के उद्गम बता दोगे, भाई इसका फिक्स यहां से ही है, इसका यहां से है, इसका यहां से है, फिर चौथा आपको नहीं भी आ रहा ना, तो ऑटोमेटिक ही वहां से ही हो जाएगा वो। अगर आपसे पूछे कि कुल लंबाई इसकी 4, 5, 6 यानी 400। राजस्थान में लंबाई, उपनाम प्राचीन, राजस्थान का शोक, मर्त नदी, नट नदी, सोतर नदी, दिवेशदती नदी, वाहिंद नदी और चौतांग नदी। उपनाम पूछे गए हैं, सिर्फ 5-4 नदियों को ही याद करने, जिसमें एक ही तो कंप्लीट हो गए। फिर आपसे पूछे कि भाई राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से आती है, घग्गर नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कौन सी झील है? शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश होगी तो बाढ़ कहां आएगी? हनुमान। उत्तर सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग को। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल कौन सी नदी किनारे? हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर। ठीक है, अब इसको आप ऐसा कैसा बना लेना, एक पिक खींच लेना और आराम से बना। हाँ, एक ही नदी है, क्योंकि राजस्थान में और तो कोई नदी नहीं है जो हिमालय से आएगी। राजस्थान में आती भी नहीं है, और गौर करो, उत्तर में और कोई नदी नहीं है। एक जाति जरूर है उत्तर पूर्वी दिशा में, साबी नदी। इसके अलावा बिल्कुल सही बात है, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है राजस्थान में ये घग्गर नदी। ठीक है, बना लो अब।